Hello friends, I am Nisha, and as we all know that CTET exam is upcoming, so today we will understand one of the important topic of teaching methodology, and its name is learning and pedagogy. This is very important and this video contains only one part. यूजली आई वुड लाइक टू टेल यू जो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी होती है सीटेट एग्ज़ाम में 100 मार्क्स की आती है और ये जो टीचिंग मेथडोलॉजी है ये हमारी पार्ट 1 के लिए है, नॉट फॉर पेपर 2, दिस इज फॉर पेपर 1 ओनली. सो आवर टॉपिक इज learning and pedagogy. So first of all, let's discuss about the definitions which are given by few writers and let's see the meaning of learning according to them. So according to Gates, learning is modification of behavior. जब हमारे behavior में कोई change आता है तो उसको हम learning कहते हैं, Gates की definition के according. Crow and Crow says learning involves the acquisition of habits, knowledge and attitude. Crow and Crow के according learning जो है उसमें क्या होता है, हम अपनी कुछ आदतें बनाते हैं या फिर हम कुछ नॉलेज गेन करते हैं या फिर हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको हम लर्निंग कहते हैं. गिलफोर्ड, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. सो एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग के थ्रू जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है उसको हम लर्निंग कहते हैं. या फिर जो लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, किसी और के बिहेवियर से हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर में जो चेंज आते हैं उसको भी हम लर्निंग कहते हैं. अकॉर्डिंग टू स्किनर, लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन. सो स्किनर के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है कि उसने कहा है कि दोनों चीज़ें ही लर्निंग है. एक तो किसी चीज़ को एक्वायर करना, किसी चीज़ को ग्रहण करना, चाहे वो नॉलेज है, कुछ भी है, और उसका टिके रहना. रिटेंशन मीन्स उस चीज़ का, उस नॉलेज का टिके रहना, उसको भी हम लर्निंग कहते हैं जब ये दोनों चीज़ होती हैं. तो आइए जानते हैं लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स. सो लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. जो लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लाती है, तभी वो लर्निंग कहलाती है. लर्निंग इज द प्रोग्रेस और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हम जब भी कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा प्रोग्रेस होता है और ग्रोथ होती है. लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि लर्निंग जो है हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं. लर्निंग इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. हम डायरेक्टली किसी भी लर्निंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. हमने कितना सीखा है, किस हद तक सीखा है, वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. ये तो हम जानते ही हैं कि लर्निंग जो है वो हमें एक्सपीरियंसेस से आती है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से. लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट. इट मीन्स मैन हैज़ टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट. जब हम किसी भी न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसको भी हम लर्निंग कहते हैं. लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस. ओके, हम बिना गोल डायरेक्शन के कोई लर्निंग नहीं करते, या फिर करते भी हैं तो उसमें लर्निंग इतनी अच्छे से नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, जब हमें पता होता है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लर्न करने लगते हैं और हमें चीज़ें समझ भी आने लगते हैं. लर्निंग इज रिटेन्ड थ्रू प्रैक्टिस. अगर लर्निंग को किसी भी तरीके से रिटेन किया जा सकता है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के ही द्वारा किया जा सकता है. जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपकी जो लर्निंग है वो रिटेन रहेगी, ज़्यादा टाइम तक रहेगी. मतलब लर्निंग रीइंफोर्सेस फर्दर लर्निंग. ये तो सभी जानते हैं कि जितना हम लर्न करते हैं आगे वो हमें और चीज़ें लर्न करने में मदद करते हैं. मीन्स कि लर्निंग हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन देती है और जब हम कुछ याद करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे भी और चीज़ें और कंसेप्ट्स को याद करने के लिए. लर्निंग इज अराउज्ड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स. इट मीन्स दैट लर्निंग डिपेंड्स अपॉन आवर सोशल नीड्स, प्रॉब्लम्स, डिजायर्स एंड आइडियल्स. सो जब भी हमारी सोसाइटी में हमें किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तब भी हम हर प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखते हैं. ओके, अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि हम लर्निंग से कंपेयर करते हैं, बट लर्निंग इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स.
So the first one is maturation. Learning versus maturation. Learning is inspired by maturation. What does it means? कि जो learning है वो हमारी maturity से inspire होती है. For example, we can't teach quantum mechanism to a toddler. This is very obvious. Like एक छोटे से बच्चे को हम क्वांटम मैकेनिज्म नहीं समझा सकते हैं. जब वो एक एज अटेन कर लेगा, एक मेच्योरिटी अटेन कर लेगा, तभी उसको वो चीज़ें समझ आएगी. मेच्योरिटी इज क्वालिटेटिव वेयर एज लर्निंग इज क्वांटिटेटिव. जो मेच्योरिटी है वो क्वालिटेटिव है, मीन्स कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते. वेयर एज लर्निंग इज क्वांटिटेटिव, हम लर्निंग को कुछ हद तक मेजर कर सकते हैं. Maturity is internal, whereas learning is external. Maturity जो किसी पर्सन में आती है तो वो तो इंटरनल होती है. इट मीन्स कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं और हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं या फिर हमने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसके बाद हमें मेच्योरिटी आई. लेकिन जो लर्निंग होती है वो एक्सटर्नल होती है, हमें हमेशा बाहर से सीखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम द एनवायरमेंट इन विच वी आर मूविंग. नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग वर्सेस नॉलेज एक्विजिशन. मेयर accumulation of facts and information is not learning in real sense. So अगर हम नॉर्मली कोई भी फैक्ट्स जानते हैं या फिर हम अपनी कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वो रियल सेंस में लर्निंग नहीं कहलाती. इफ दैट चेंज ऑफ बिहेवियर इज नॉट अप्लाइड टू एनी सिचुएशन. अगर किसी लर्निंग से हमने कुछ सीखा तो खाली सीखने से लर्निंग नहीं कहलाएगा. अगर जब तक हमने वो चीज़ कहीं पर अप्लाई नहीं की, हमने उस लर्निंग को कहीं पर यूज़ करना नहीं सीखा, तब तक वो लर्निंग नहीं कहलाएगी. दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन ओवर हियर दैट मेयर एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लर्निंग. मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मैथ्स में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सीखते हैं कि हाँ हमने इतने बनानास खरीदे, बट हमने थियोरेटिकली सीखा कि हमने इतने बनानास खरीदे, इतने रुपए के खरीदे और अगर हमने इतने में से इतने खा लिए तो कितने बचे, काइंड ऑफ दैट. ओके, सो अगर हमने उसको रियल सेंस, रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करना सीखा तो वो लर्निंग नहीं कहलाएगी. वो सिंपली सिर्फ ये कहलाएगा कि हमने कुछ फैक्ट्स जाने हैं बट वो थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली वी हैव नॉट अप्लाइड देम एनीवेयर. ओके, सो लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर accumulation of facts and information. Next topic is cramming. Cramming क्या होता है? यूजुअली जो हम रट्टा लगाते हैं एग्जाम से पहले उसको हम क्रेमिंग कहते हैं. तो समटाइम्स क्या होते हैं कि लर्निंग को कई बार लोग क्रेमिंग भी कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग. क्रेमिंग डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर. ओके, तो हम जब भी कोई रट्टा लगाते हैं या हम किसी चीज़ को फटाफट पढ़ लेते हैं, एग्जाम से पहले होता है ना कि एक दिन एग्जाम से पहले हमने पढ़ लिया बहुत सारी चीज़ें बट हमने उससे कुछ सीखा नहीं, तो वो लर्निंग नहीं कहलाएगी. क्रेमिंग कैन नेवर बी कॉल्ड एज लर्निंग. नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट मीन्स स्वाभाविक प्रवृत्ति. लर्निंग इज नॉट नीडेड फॉर इंस्टिंक्ट्स. अब यहाँ पर जो हमारे स्वाभाविक नेचर होता है वो तो हमें ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, isn't it? So learning is exactly different from instinct. Learning is not needed for instincts as it exists there since or before birth. For example, breathing. अब हमें सांस लेने के लिए तो किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ेगा ना. ओके, सो वो लर्निंग कभी नहीं कहलाएगा. सो इंस्टिंक्ट जो है वो हमारे स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर होते हैं, तो उसको हम लर्निंग नहीं कह सकते. नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग वर्सेस एजुकेशन. सो लर्निंग और एजुकेशन भी डिफरेंट चीज़ें हैं. एजुकेशन एंड लर्निंग बोथ ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर. ओके, एजुकेशन से भी हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, लर्निंग से भी हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, बट लेटर कैन बी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. लेकिन जो हमारा लर्निंग है वो हम कई बारी पॉजिटिव चीज़ों में यूज़ करते हैं और कई बार वो हमारा नेगेटिव चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे टेररिस्ट्स होते हैं, कई टेररिस्ट्स पढ़े लिखे भी होते हैं, ओके, लेकिन वो अपनी जो नॉलेज है या वो जो अपनी एजुकेशन है वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं? किसी नेगेटिव काम में, ओके, किसी नेगेटिव चीज़ को करने के लिए. सो यहाँ पर हम
एजुकेशन और लर्निंग को कभी इकट्ठे नहीं देख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो एजुकेटेड है वो वो बुरे काम नहीं करेगा या उसने कुछ सीखा नहीं। ओके, सीखते सब हैं, एजुकेशन से सीखते सब हैं, बट जो लर्निंग है, जो हमने सीखा, वो ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ किया, वो हम नेगेटिव चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो एज पर द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ all the processes by means of which a person develops his abilities, attitudes and other forms of behavior of positive value in the society in which the organism lives। तो जहाँ पर भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें हमारे जो बिहेवियर में चेंज आता है, एटीट्यूड्स में चेंज आता है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू डिस्प्ले करता है। ओके, एजुकेशन के द्वारा या एजुकेटेड होने से। बट लर्निंग जो है उसमें भी हमारा बिहेवियर चेंज होता है, बट उसमें ज़रूरी नहीं कि वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही डिस्प्ले करे। लर्निंग कैन बी यूज नेगेटिवली एज वेल। सो हेयर आर द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो यहाँ पर कुछ हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं जो हमारी लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर लाइक डायरेक्शन, इंटरप्रिटेशन, सिलेक्शन, इंसाइट, क्रिएशन एंड क्रिटिसिज्म। अब हम इनको इंडिविजुअली समझेंगे। बाय डायरेक्शन वी मीन दैट वी मस्ट हैव अ क्लियर कट गोल। किसी चीज़ को लर्निंग के लिए हमें एक क्लियर कट गोल होना चाहिए। ओके, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम है, तभी हम लर्न करना शुरू करते हैं जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर आता है। ओके, सो दैट इज़ वाई लर्निंग must have a clear-cut goal. We should have a direction. Okay, a person must be directed to the process of learning. It means कि उसको fully attentive होना चाहिए कि हाँ हम learning क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अगर उसका कोई goal ही नहीं होगा तो वो क्यों learn करेगा। So there must be a direction. Next is interpretation. Interpretation means हम कैसे किसी knowledge को ग्रहण करते हैं, कैसे हम उस चीज़ को समझते हैं। Okay, that means interpretation. हमने कैसे उस चीज़ को समझा, अपने अकॉर्डिंग कैसे समझा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। आउट ऑफ मैनी स्टिमुली और एक्सपीरियंसेस वन मस्ट सेलेक्ट विच इज रेलेवेंट टू द सिचुएशन। सो हमारा क्या होता है कि देयर आर सो मेनी स्टिमुली और एक्सपीरियंसेस। जब हम कुछ लर्न कर रहे होते हैं या हम जब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि हमें कुछ चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। ओके, सो उस टाइम पे क्या होता है कि हम उन चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लेते हैं, लेकिन जब कोई सिचुएशन, सेम सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसमें से हम सिर्फ वो ही एक्सपीरियंस सेलेक्ट करते हैं जो कि उस सिचुएशन से रिलेवेंट है। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल फॉर द सेम। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हमारे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, हम सारे लर्न कर लेते हैं। ओके, सारे हमारे माइंड में बैठे हुए हैं, लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने पहले कभी याद किया था, तो हम उसी को सेलेक्ट करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड दिस इज हाउ द सिलेक्शन इज ऑल्सो an important part of the learning process. But before going further, I would like you to understand the meaning of stimuli. एक्चुअली ये जो स्टिमुली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है और आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले ही इसका मीनिंग बता देती हूँ। स्टिमुली एक्चुअली में क्या होता है, हिंदी मीनिंग इसका है कि हम किसी चीज़ को देख के या किसी चीज़ को एक्सपीरियंस जब हम करते हैं तो हम उससे उत्तेजित हो जाते हैं। हमारा जो माइंड है वो रिएक्ट करता है उस चीज़ को देख के या उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके। ओके, इन इंग्लिश इट मीन्स अ थिंग और इवेंट दैट इवोक्स, जो हमें प्रभावित करता है, अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन इन एन ऑर्गन और टिश्यू, जो हमारे अंदर एक फंक्शनल रिएक्शन क्रिएट करता है, इवोक करता है। ओके, उसको हम स्टिमुली कहते हैं। या फिर अ थिंग दैट अराउजेज एक्टिविटी और एनर्जी इन समवन और समथिंग, जो हमारे अंदर एक एक्टिविटी को उत्तेजित करती है या एक एनर्जी लेके आती है कोई चीज़ करने के लिए किसी के अंदर या किसी चीज़ से। ओके, उसको हम स्टिमुली कहते हैं। अ स्पर और इंसेंटिव मीन्स किसी चीज़ से हम अगर मोटिवेट हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, तो हम उस चीज़ को स्टिमुली कहते हैं। नेक्स्ट इज इंसाइट। Insight means capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or something. Okay, insight means कि हम किसी चीज़ को कितने हद तक accurately उसको समझते हैं,
किस चीज़ को हम कितने डीपली समझते हैं, ओके, उसको हम इंसाइट कहते हैं। तो इंसाइट हमारी कैसे लर्निंग में एक प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, आइए देखते हैं। When organism comes across a number of stimuli and experiences, he tries to find various relationships among them. An insight helps to reach the correct relationship. तो जब हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करना सीख जाते हैं। ओके, हम एक रिलेशन बना लेते हैं किसी चीज़ में। ओके, हमें फॉर एग्जांपल कोई चीज़ देख के कोई दूसरी चीज़ याद आ जाती है, तो हमने एक रिलेशन बना लिया उस चीज़ को उस चीज़ से एसोसिएट करके। तो क्या होता है कि जो हमारी इंसाइट है वो हमारे एक करेक्ट रिलेशनशिप को बनाने में हेल्प करता है। अगर मैं सिंपली समझाऊं तो इंसाइट हमारे एक अंदर की आवाज़ होती है जिसमें हमें पता लग जाता है हाँ ये इस चीज़ से एसोसिएटेड है, कि अगर हम इस एक्सपीरियंस में या इस सिचुएशन में अगर हम ये काम करेंगे तो वो सही हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो उसको हम इंसाइट कहते हैं कि हमने उस चीज़ को बहुत डीपली समझा हुआ, पहले भी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो अगर हम ये वाला सोल्यूशन अप्लाई करेंगे किसी प्रॉब्लम पे तो वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएशन, मतलब कुछ क्रिएटिव करना। लर्निंग से क्या होता है कि लर्निंग ब्रिंग्स अलॉन्ग विद सर्टेन new mental patterns which forces the organism to think and act in a new way. जब भी हम कुछ लर्न करते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं, उससे हमारे माइंड में कुछ नए पैटर्न्स डेवलप होते हैं एंड दिस इज हाउ वी ब्रिंग चेंज इन आवर थिंकिंग, और या फिर हमारा एक्ट करने का भी नया तरीका हो जाता है जब हम कोई चीज़ सीखते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक of the mental process which is involved in learning is criticism. Learning brings change in behavior which in return make him evaluate all possible solutions in his mind before putting it into practice. So criticism क्या होता है, हम चीज़ों को क्रिटिसाइज करना सीखते हैं जब हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं। मीन्स कि हम सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, हम उसको अप्लाई करके देखते हैं, जो भी हमें उसमें से सही लगता है हम उसी को अप्लाई करते हैं। हम पहले तो उसको क्रिटिसाइज करते, क्रिटिसाइज ओवर हियर मीन्स कि हम उन चीज़ों को इवैल्यूएट करें कि हाँ क्या चीज़ यहाँ पर फिट होगी, क्या चीज़ यहाँ पर सही होगा अप्लाई करना। तो अकॉर्डिंगली हम क्रिटिसाइज करके या हम उसको इवैल्यूएट करके ही कोई सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेन पार्ट ऑफ द लर्निंग। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कितने टाइप्स की हमारी लर्निंग होती है। यहाँ पर बेसिकली हमें दिखाया गया है कि देयर इज़ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, एंड देन वी हैव लर्निंग अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व, okay, and the third one is Gagne's classification of learning. But over here in this slide we'll discuss about these two learnings. Number one is learning according to the development of body organs. So over here we have three types of learning. Majorly speaking, over here we have two types of learning, because the first one is motor learning, which includes sensory motor and perceptual motor, and the second one is ideal learning. If we'll talk about sensory motor learning, so sensory motor learning जो होती है वो हमारे सिंपल जो हैबिट्स होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, उनको एक्वायर करने में जो हमारी हैबिट्स होती हैं उनको हम कहते हैं सेंसरी मोटर्स। फॉर एग्जांपल जब हम नर्सरी क्लास में होते हैं हम चीज़ें सेंसेस से एक्वायर करते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जांपल उनको टच करके हम समझते हैं। सो उसमें हमारी जो स्किल्स होती हैं, जो हमारी लर्निंग होती है, वो हमारी सेंसरी मोटर लर्निंग है। नेक्स्ट वन इज परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। अब जो परसेप्चुअल मोटर लर्निंग होती है वो रिलेटेड होती है हमारे सोशल हैबिट्स से। फॉर एग्जांपल डांसिंग, साइकिलिंग, हैंड राइटिंग, टाइपिंग, या फिर जो हमारे कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे हम किसी चीज़ को लिखना सीखते हैं तो उसमें हमारा माइंड भी इन्वॉल्व हो रहा है और हमारा हैंड भी इन्वॉल्व हो रहा है। लाइक हमारी मसल्स जो हमारे माइंड के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। ओके, सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम प्ले करना सीखते हैं तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ लर्निंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ परसेप्चुअल लर्निंग। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडियल लर्निंग। आइडियल लर्निंग जो होती है हमारी, वो हम जो सब्जेक्टिवली कुछ सीखते हैं, जो हम थियोरेटिकली कुछ सीखते हैं, जैसे कि हमारे इसमें माइंड इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे हमारे स्कूल में हम कोई लर्निंग
हमारी होती है तो उसको हम आइडियल लर्निंग कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग मस्कुलर और मोटर एक्टिविटी इज नॉट नीडेड, मेंटल प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट वी हैव द लर्निंग according to the domains of behavior involved. So over here we have 3 types of learning: cognitive learning, attitudinal learning, skill learning and habit formation. So let's learn about the cognitive learning first. जो cognitive learning होती है वो related होती है हमारे knowledge acquisition से, जो हमने knowledge प्राप्त की है, जो gain की है, understanding of concepts, जो हम concept समझते हैं, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स, या हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं हम उनको जो समझते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो हमारी कॉग्निटिव लर्निंग के अंडर आते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ 90% एम्फसाइज्ड इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम में 90% एम्फसाइज की जाती है वो कॉग्निटिव लर्निंग ही होती है। यहाँ पर सिर्फ माइंड इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूडनल लर्निंग। अब एटीट्यूडनल लर्निंग में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग बिगिंस विद द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू हिज ग्रुप, कि अपने आप को वो अपने ग्रुप से जोड़ कर देखता है कि कोई कैसे इमोशनली रिएक्ट करता है अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। वो इस टाइप की लर्निंग में आते हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है हमारे एटीट्यूड्स, हमारी वैल्यूज़ जो हमने सीखी हैं, सोशल सिस्टम से जो हमने चीज़ें लर्न की हैं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, वो सब हमारा एटीट्यूडनल लर्निंग के कैटेगरी में आता है। एंड द लास्ट वन इज स्किल लर्निंग एंड हैबिट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो मोटर बिहेवियर होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मोटर बिहेवियर के साथ जो हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम जो रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग अ सर्टेन गेम, वो सब हमारी स्किल लर्निंग और हैबिट फॉर्मेशन के एग्जाम्पल हैं। या फिर डूइंग सम फिजिकल जॉब विद परफेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लर्निंग। कोई भी काम करना जो फिजिकली जिसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो हमारी इस लर्निंग में आते हैं। एंड दिस इज द लास्ट वन, गैगनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। अब इसमें हमारी 8 कैटेगरीज हैं जो हम इंडिविजुअली आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स रीड ऑल द 8 categories, and these 8 categories are arranged in the hierarchical order, means ये इसी टाइप से ही अरेंज होगी, इसी सीरीज में ही अरेंज होगी। सो फर्स्ट वन इज सिग्नल लर्निंग, सेकेंड वन इज SR मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस, इफ यू रिमेंबर, हमने पहले ये वर्ड पढ़ा था, उसका मीनिंग भी पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि आगे ये बहुत काम आएगा। सो दिस इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएट लर्निंग, learning by discrimination, concept learning, learning of principles, problem solving learning. So let's understand the first one, signal learning. So as you can see in the picture, यहाँ पर एक डॉगी और उसके सामने उसका जो खाना है वो दिखाया हुआ है। This is a bone. अब खाने को देखकर उसको saliva आया। ओके, ये बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन है उस डॉग की। उसके बाद क्या हुआ कि एक बेल रखी गई, बेल बजाई गई, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तीसरी बारी में क्या किया, हमने उस सिचुएशन को कंडीशन कर दिया। ओके, कंडीशन कैसे किया कि हमने जब बेल बजाई तो उसको, डॉग को हमने खाना दिखाया और फिर उसके मुंह में सलाइवा आया। अब क्या किया हमने, यहाँ पर हमने कंडीशनिंग कर दिया उस चीज़ को कि अगर बेल बजेगी तभी उसको खाना मिलेगा। एक कंडीशनिंग हो गई यहाँ पर। सो लास्ट में क्या हुआ कि हम खाना रखें या ना रखें, लेकिन अगर हमने बेल बजाई है तो उस डॉगी के मुंह में सलाइवा आएगा। ओके, राल टपकेगी उसकी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अब उसने उस बेल से अपने खाने को कंडीशन कर दिया है, रिलेट कर दिया है, तो जब भी बेल बजेगी तो उसको लगेगा खाना आया है। नेक्स्ट वन इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। मतलब कि हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ से क्या हमारे मन में रिएक्शन होता है, वो होता है हमारा स्टिमुलस। ओके, एंड उस रिएक्शन का हमें क्या रिस्पॉन्स हम करते हैं, उसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, सो वो होता है हमारा रिस्पॉन्स। सो यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है हमें 2 कंडीशनिंग लर्निंग बताई गई हैं।
First one is classical conditioning and the second one is operant conditioning. So the first one is classical conditioning, which is associated with an involuntary response and a stimulus. क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि हमने यहाँ पर फूड को किसी चीज़ से एसोसिएट कर दिया है, जो ये एसोसिएशन है उससे हमें क्या मिल रहा है, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब कि हम उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मीन्स जैसे अगर हमने बेल को उस फूड के साथ एसोसिएट कर दिया तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, मतलब उसकी जो राल है वो टपकेगी डॉगी की। सो यहाँ पर जो है हमारी वो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। सो यहाँ पर जो एक्शन है, जो रिस्पॉन्स है वो इनवॉलेंट्री है, मीन्स वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। लेकिन जो स्टिमुलस है, मीन्स जो हमने उसको इवोक करने के लिए जो बेल हमने रखी है या फिर विसल हमने जो रखी है वो हमने कंडीशन की है। तो दिस इज हाउ इट इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट वन इज ऑपरेंट कंडीशन। सो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो स्टार्ट की थी E.L. थॉर्नडाइक ने। ओके, उन्होंने क्या किया कि कैट को बॉक्स में रख दिया और उसके बॉक्स के बाहर डिश रख दी, उसका खाना रख दिया। अब क्या हुआ कि कैट को एक पर्टिकुलर लेवर को मैनिपुलेट करना पड़ेगा और उसको अगर उसने करेक्टली मैनिपुलेट किया, मीन्स करेक्टली उसको प्रोसेस के थ्रू उसको खोला, लेवर को प्रेस किया, तभी उसको वो खाना मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो कैट है उसने फूड को पाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, मीन्स कुछ चीज़ें अपने माइंड में डाली कि हाँ मैंने ऐसे अगर किया तभी मुझे फूड मिलेगा, अगर मैंने उसको ऐसे घुमाया या उस चीज़ को, लेवर को ऐसे प्रेस किया तभी मेरे को खाना मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने अपने माइंड को एक सीक्वेंस में उसने कन्वर्ट किया अपने रिस्पॉन्स को कि तभी मुझे फूड मिलेगा जब मैं ये सीक्वेंस और जब मैं ये प्रोसेस करूँगी। ओके, सो यहाँ पर कैट ने क्या किया, जो कैट का हमने रिस्पॉन्स है वो इसमें वॉलंटरी है। ओके, सो यहाँ पर यही डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में, कि वहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग में जो उसका रिस्पॉन्स था वो इनवॉलंटरी था, कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमने जो कैट का बिहेवियर है वो हमने वॉलंटरी किया है, लाइक हमने उसको मैनिपुलेट किया उस लेवर को यूज कर। नेक्स्ट वन इज chain learning. Chaining means connections between stimulus and response and it is formed in a sequence. जब हमारी कोई सीक्वेंस बन जाती है तो उसको हम चेन लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब छोटे होते हैं तो हम मैथ्स में प्लस माइनस करना सीखते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम उसी को यूज़ करके हम बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चेन बन गई है। पहले हमने प्लस सीखा, फिर माइनस सीखा, डिवाइड सीखा, मल्टीप्लाई सीखा, उसके बाद हमने वही चीज़ हमने किसी फॉर्मूले में लगाई, तो यहाँ पर एक चेन सीक्वेंस बन गई है। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द चेन सीक्वेंस और चेन लर्निंग। नेक्स्ट वन इज वर्बल एसोसिएट लर्निंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को जब वर्बली एक वर्ड से एसोसिएट करते हैं तो वो वर्बल एसोसिएट लर्निंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने पूछा कि पापा ये क्या है। ओके, और डैड ने रिस्पॉन्स दिया, डैड ने बताया कि ये जो 4 पैरों वाला है, जिसके बॉडी पे जो हेयर हैं, 2 कान हैं और इसकी जीभ लटक रही है, इसको हम डॉगी कहते हैं। ओके, तो अब बच्चा समझ गया, ठीक है, जिसके 4 पैर हैं उसको हम डॉगी कहते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक वर्ड डॉगी को हमने उस जानवर से, एनिमल से एसोसिएट किया। ओके, तो बच्चा जब भी डॉगी देखेगा बोलेगा कि ये डॉगी है। ओके, नेक्स्ट वन इज लर्निंग बाय डिस्क्रिमिनेशन। अब बच्चे ने सीख तो लिया कि हमने उस वर्ड को एसोसिएट कर दिया उस एनिमल के साथ, बट अब वो जब भी 4 पैर वाला कोई भी एनिमल देखता तो वो सबको कहती थी कि ये डॉगी है। सो अब उसको, बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करना सिखाया कि नहीं, हर 4 पैर वाला जो जानवर है वो डॉगी नहीं है। ओके, तो हमने उसको डिफरेंस समझाया कि नहीं, कि उसकी बेशक एक पूंछ है, 4 पैर हैं, बट उसको हम डॉगी नहीं, उसको हम कैट कहेंगे। सो ओवर हियर जब हम डिफरेंस सिखाते हैं, जब हम डिफ्रेंशिएट करना सिखाते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना सिखाते हैं लर्निंग में, तो वहाँ पर हमारा लर्निंग बाय डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या होता है कि जो भी उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हम उस कॉन्सेप्ट को उससे ही पहचानते हैं, तो उसको हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। सो इसमें क्या होती है, हम जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे हम समझते हैं कि हाँ, इसका शेप वैसा ही है, इसका साइज़ वैसा ही है, या इसका कलर सेम है, तो ऑब्वियसली ये उसी कॉन्सेप्ट में आता है, उसी
कैटेगरी में आता है, तो वो हम कॉन्सेप्ट एक उसका बन गया, तो वो हमारा कहलाएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, टायर तो बहुत सारे होते हैं, ओके, लेकिन अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक वन की, कि जो हम मोटरसाइकिल में यूज़ करते हैं वो टायर अलग होते हैं, और जो हमारा वॉकर होता है बच्चों का, उसके जो टायर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। सिंपली जब हम कोई रूल्स से कोई चीज़ सीखते हैं, पहले हम रूल्स लर्न करते हैं और उसके बाद हम उस चीज़ को सीखते हैं, वो कहलाता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मैथ्स में होते हैं और ग्रामर में होते हैं, हम पहले उसमें क्या करते हैं, रूल्स को सीखते हैं और उसके बाद उस कंसेप्ट को समझते हैं, तो दैट इज़ नोन एज लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने आइडियाज़ क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो बेस्ट आइडिया है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उस आइडिया को बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि ये आइडिया काम करता है कि नहीं करता है। उसके बाद हम रिज़ल्ट्स को देखेंगे, उसको रिज़ल्ट को एवेल्यूएट करेंगे, और अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो ओके है, और अगर हमारा सॉल्यूशन उसमें वर्क नहीं करता तो उसको हम प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हैं, और ये कहलाता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो होती है सबसे हाईएस्ट स्टेज की लर्निंग कहलाई जाती है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। हम इसी टॉपिक को दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। See you again. Thank you.